गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1857 के कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। 1857 का रिवोल्ट एक मैसिव शॉक था ब्रिटिश एम्पायर के लिए। इसने ये प्रूव कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल स्ट्रक्चर एक वास्ट एम्पायर को गवर्न करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था। कंपनी का फोकस प्रॉफिट था, गवर्नेंस नहीं। इसलिए 1858 एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ट्रांसफर ऑफ पावर। पावर कहां से कहां शिफ्ट हुई? फ्रॉम द कंपनी डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन। अब इंडिया एक कमर्शियल एंटिटी की प्रॉपर्टी नहीं रही, बल्कि ब्रिटिश सॉवरेन का पार्ट बन गया। इस शिफ्ट को टेक्निकली समझने के लिए हमें ड्यूअल कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, जो पिट्स इंडिया एक्ट से चला आ रहा था। पहले गवर्नेंस में कंफ्यूजन था क्योंकि दो बॉडीज थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल। ये सिस्टम इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर रहा था। सो 1858 एक्ट ने इस ड्यूअल कंट्रोल को कंप्लीटली लिक्विडेट कर दिया। इसका सोल्यूशन क्या निकला? एक स्ट्रीमलाइंड चेन ऑफ कमांड। क्राउन ने पावर अज्यूम की और पार्लियामेंट के थ्रू एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी SOS। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक बहुत पावरफुल ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर होता था जो लंदन में बैठता था। ध्यान दीजिए, अब इंडिया की गवर्नेंस डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट को अकाउंटेबल थी थ्रू दिस SOS। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, लेकिन यहां एक कैच है। ये काउंसिल सिर्फ एडवाइजरी नेचर की थी। रियल पावर SOS के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड थी। ये एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल का मैकेनिज्म था। अब इंडिया में क्या बदला? गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन चेंज होकर वाइसरॉय हो गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। वाइसरॉय का लिटरल मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनार्क। तो वाइसरॉय अब क्राउन का डायरेक्ट एजेंट था इंडिया में, लेकिन वो सबऑर्डिनेट था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। गंभीरता से इस हायरार्की को समझो। क्राउन टू पार्लियामेंट टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन लंदन टू वाइसरॉय इन इंडिया। इस स्ट्रक्चर में एडमिनिस्ट्रेशन को हाईली सेंट्रलाइज्ड और ब्यूरोक्रेटिक बना दिया। इस नए फ्रेमवर्क में इंडियंस का कोई इफेक्टिव से नहीं था। ये प्योर डेस्पोटिज्म था, भले ही वो बेनेवलेंट दिखने की कोशिश करे। विजुअल्स में जो बैलेंस ऑफ पावर दिखाया गया है वो क्लियर करता है कि सारी पावर ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव मशीनरी यानी SOS और वाइसरॉय के पास थी और इंडियन लेजिस्लेटिव कंट्रोल ना के बराबर था। बस यहीं से इंडिया की कॉलोनियल स्लेवरी का कॉन्स्टिट्यूशनल फेज शुरू होता है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन लंदन से रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलाया जा रहा था। 1858 के पॉलिटिकल चेंजेस के बाद ब्रिटिशर्स का नेक्स्ट सबसे बड़ा कंसर्न था मिलिट्री सिक्योरिटी। 1857 की म्यूटिनी ने उन्हें ये रियलाइज करवा दिया कि अगर इंडियन सिपॉयज यूनाइटेड हो गए तो ब्रिटिश राज खत्म हो सकता है। इसलिए पोस्ट 1857 आर्मी रिफॉर्म्स का सोल एम मिलिट्री एफिशिएंसी नहीं था, बल्कि प्रिवेंशन ऑफ रिवोल्ट था। उनका ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन आर्मी को ऐसे रीस्ट्रक्चर किया जाए कि वो कभी दोबारा ब्रिटिश पावर को चैलेंज न कर सके। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पील कमीशन 1859 गठित किया गया। इस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर ही आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो पूरी तरह से डिस्ट्रस्ट और काउंटर पॉइस की फिलॉसफी पर बेस था। सबसे पहला स्टेप था आर्मी कॉम्पोजिशन में चेंजेस। प्री 1857 में इंडियन ट्रूप्स का नंबर यूरोपियन ट्रूप्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। पील कमीशन ने रेकमेंड किया कि यूरोपियन स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। बंगाल आर्मी, जो रिवोल्ट का सेंटर थी, वहां यूरोपियन टू इंडियन रेशो 1:2 फिक्स किया गया, जबकि मद्रास और बॉम्बे में ये 1:3 रखा गया। सोचो जरा, ऐसा क्यों? ताकि अगर इंडियन सोल्जर्स रिवोल्ट करे तो उन्हें काउंटर करने के लिए इनफ यूरोपियन फोर्स अवेलेबल हो। इसके अलावा आर्टिलरी यानी हैवी वेपनरी और गन्स पर कंप्लीट ब्रिटिश मोनोपोली एस्टैब्लिश कर दी गई। इंडियंस को आर्टिलरी डिपार्टमेंट से पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया ताकि उनके पास हैवी फायर पावर न आ सके। इस रीऑर्गेनाइजेशन का दूसरा सबसे डेंजरस एस्पेक्ट था मार्शल रेसिस थियरी। यह थियरी कोई साइंटिफिक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल टूल था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मार्शल और नॉन मार्शल। जो रीजन्स 1857 के रिवोल्ट में शामिल थे, जैसे अवध, बिहार और बंगाल, उन्हें नॉन मार्शल डिक्लेयर करके आर्मी रिक्रूटमेंट से बैन कर दिया गया। ऑन द अदर हैंड, जिन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, जैसे सिख्स, गुरखाज और पठान्स, उन्हें मार्शल रेसिस कहा गया और रिक्रूटमेंट का पूरा फोकस नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया।
इसके पीछे की स्ट्रैटेजी थी डिवाइड एंड रूल। रेजिमेंट्स को कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। इसका लॉजिक समझ आया? आइडिया ये था कि अगर एक रेजिमेंट रिवोल्ट करे तो दूसरी रेजिमेंट जो अलग कास्ट या रिलीजन की हो उसे सप्रेस करने के लिए यूज किया जा सके। ये बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने का तरीका था। सिक्योरिटी लेयरिंग डायग्राम देखो। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, आर्सेनल्स और फोर्ट्स पर सिर्फ यूरोपियन ट्रूप्स का कंट्रोल था, यानी इनर कोर, जबकि इंडियन ट्रूप्स को बॉर्डर डिफेंस और इंटरनल ऑर्डर के लिए यूज किया जाता था, यानी आउटर रिंग। ऑफिसर रैंक्स में भी इंडियंस को किंग्स कमीशन यानी हाई रैंक से एक्सक्लूड रखा गया। ये रिफॉर्म्स बेसिकली एक वॉच एंड वॉच सिस्टम थे जो फियर और सस्पिशन पर खड़े थे। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बैकबोन की, सिविल सर्विसेज। इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे चेंज हो जाए, वाइसरॉय आए या जाएं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी ही थी जो पूरे एम्पायर को ग्राउंड लेवल पर होल्ड करके रखती थी। लेकिन ये स्टील फ्रेम पूरी तरह से एलिटिस्ट और एक्सक्लूजनरी था। इंडियंस के लिए इस प्रेस्टिजियस सर्विस में एंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया गया था। शुरुआत में सिविल सर्वेंट्स को लंदन में हेलीबरी कॉलेज में ट्रेन किया जाता था और रिक्रूटमेंट कवेनेंटेड सिविल सर्विस के थ्रू होती थी, जो बाद में इंपीरियल सिविल सर्विस यानी आईसीएस बनी। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले इंडियन थे जो 1863 में सिलेक्ट हुए, लेकिन ओवरऑल नंबर्स बहुत कम थे। इस सिस्टम में इंडियंस को रोकने के लिए कई स्ट्रक्चरल बैरियर्स लगाए गए थे। सबसे बड़ा बैरियर था एग्जाम लोकेशन। ये सिर्फ लंदन में होता था। एक कॉमन इंडियन फैमिली के लिए वहां जाना और रहना अफोर्ड करना मुश्किल था। सिलेबस में ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस कंपलसरी थी, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एलियन सब्जेक्ट्स थे। और सबसे कंट्रोवर्शियल इशू था एज लिमिट। लॉर्ड लिटन ने मैक्सिमम एज लिमिट को घटाकर 19 इयर्स कर दिया था। सोचो, 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन और इतना टफ एग्जाम क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये जानबूझकर किया गया था ताकि इंडियंस compete न कर सके। इंडियंस की डिमांड थी कि एग्जाम इंडिया और इंग्लैंड में साइमल्टेनियसली होल्ड किया जाए और एज लिमिट बढ़ाई जाए। इस डिमांड को एड्रेस करने के लिए टाइम टू टाइम कमीशंस बनाए गए, लेकिन इनका पेस बहुत स्लो था। एटचन कमीशन 1886 ने सर्विसेज को 3 टियर्स में डिवाइड किया: इंपीरियल, लंदन रिक्रूटेड, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट। इसने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को खत्म किया, जो पहले इंडियंस को नॉमिनेट करने के लिए थी। फिर इजलिंगटन कमीशन 1912 आया, जिसने कहा कि 25% पोस्ट्स इंडियंस के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये भी इनफ नहीं था। असल चेंज तब आया जब नेशनलिस्ट प्रेशर बढ़ा। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1990 ने फाइनली रेकमेंड किया कि एग्जाम्स इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ होंगे। ये एक बड़ी जीत थी। फिर ली कमीशन 1924 ने इंडियनाइजेशन को एक्सेलरेट किया और प्रपोज किया कि 15 साल के अंदर 50-50 पैरिटी होनी चाहिए यूरोपियंस और इंडियंस के बीच में। ग्राफ को देखो, 1920s के बाद इंडियन ऑफिसर्स का परसेंटेज तेजी से बढ़ा है। लेकिन याद रहे, भले ही इंडियंस एंटर कर रहे थे, पर की पोर्टफोलियोज और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड तक ब्रिटिशर्स ने अपने पास ही रखा। प्रोसेस स्लो था, ग्रजिंग था और हर स्टेप पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एवोल्यूशन इंडिया में एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। हमें लगता है कि ये इंडियंस को पावर देने के लिए लाया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत एक्चुअली फाइनेंशियल कंपल्शंस की वजह से हुई थी। 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरे देश की सिविक अमेनिटीज, सफाई, सड़क, हेल्थ को फंड करने के लिए पैसे नहीं थे। तो लॉर्ड मेयो ने 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का रेजोल्यूशन पास किया। उनका लॉजिक सिंपल था, लोकल बॉडीज बनाओ, उन्हें थोड़ी पावर दो ताकि वो लोकल टैक्सेस कलेक्ट कर सके और अपना खर्चा खुद उठाएं। इसका एम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी था, डेमोक्रेसी नहीं। रियल शिफ्ट आया 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है क्योंकि उनका इंटेंट डिफरेंट था। उन्होंने मेयो के फाइनेंशियल लॉजिक से आगे बढ़कर इसे पॉलिटिकल एजुकेशन का टूल बनाया। रिपन चाहते थे कि इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन सीखें। उनके रेजोल्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। रिपन ने प्रपोज किया कि लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स कम और इलेक्टेड मेंबर्स ज्यादा होने चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि इंटरफेरेंस मिनिमल होनी चाहिए और चेयरपर्सन प्रेफरेबली एक नॉन ऑफिशियल यानी इलेक्टेड इंडियन होना चाहिए। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क था। रिपन के अच्छे इंटेंशंस के बावजूद ब्यूरोक्रेसी यानी आईसीएस ऑफिसर्स ने इन रिफॉर्म्स को ग्राउंड लेवल पर फेल कर दिया। कैसे? उन्होंने वीटो पावर अपने पास रखी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास ये पावर थी कि वो लोकल बॉडी के किसी भी डिसीजन को कैंसिल कर सके। इसने लोकल बॉडीज की ऑटोनॉमी को मजाक बना दिया। ट्री डायग्राम देखो, स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, विलेज पंचायत, तालुका बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, लेकिन उनकी जड़ों में फाइनेंशियल डिपेंडेंस का जहर था। सिस्टमिक फ्रिक्शन यही था कि लोकल बॉडीज के पास अपने रिसोर्सेज जनरेट करने की पावर बहुत लिमिटेड थी। वो हमेशा गवर्नमेंट ग्रांट्स पर डिपेंड करते थे। जब फंड्स ही नहीं होंगे तो वो सैनिटेशन या एजुकेशन पर खर्चा कैसे करेंगे? इस कंडीशन को पॉसिटी ऑफ फंड्स कहा गया। फिर 1919 के एक्ट में डायरकी के अंडर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना दिया गया, यानी इंडियन मिनिस्टर्स के कंट्रोल में। लेकिन बिना पैसे के पावर का क्या मतलब? ब्यूरोक्रेसी ने फाइनेंस यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट अपने पास रखा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडियंस को दे दी। रिजल्ट ये हुआ कि ये बॉडीज इफेक्टिव फंक्शनिंग नहीं कर पाईं और बस एक धकोसला बनकर रह गईं। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का इंजन फाइनेंस होता है। 19th सेंचुरी इंडिया में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व हुआ ये समझना क्रूशल है, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक करता है इंडियन इकोनॉमी के एक्सप्लॉयटेशन से। 1857 से पहले फाइनेंशियल सिस्टम हैपहैज़र्ड था। 1860 में जेम्स विल्सन ने पहली बार इंडिया में बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। शुरुआत में ये सिस्टम टोटल सेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड था। इसका मतलब प्रोविंसेस के पास अपना एक पैसा खर्चने की भी पावर नहीं थी। हर छोटी चीज के लिए कलकत्ता यानी सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती थी। ये सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं था इतने बड़े देश के लिए, इसलिए धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाए गए। ये प्रोसेस एक स्टेप डायग्राम की तरह समझ सकते हैं। स्टेप 1 में मायो 1870 ने फिक्स्ड ग्रांट सिस्टम शुरू किया। सेंटर प्रोविंसेस को एक फिक्स्ड अमाउंट देता था खर्चे के लिए। स्टेप 2 और 3 में लिटन ने ट्रांसफर्ड हेड्स इंट्रोड्यूस किए। कुछ रेवेन्यू सोर्सेज जैसे एक्साइज, लैंड रेवेन्यू प्रोविंसेस को दे दिए गए ताकि वो खुद कलेक्ट करें और खर्च करें। फाइनली रिपन 1882 के टाइम पर डिवाइडेड हेड्स का सिस्टम आया, जहां रेवेन्यू को सेंटर और प्रोविंसेस के बीच एक फॉर्मूला के बेसिस पर शेयर किया जाता था। इस एवोल्यूशन का मकसद प्रोविंसेस को ऑटोनमस बनाना नहीं, बल्कि सेंट्रल बर्डन कम करना था। अब जरा रेवेन्यू के सोर्सेस पर ध्यान दें। पाई चार्ट दिखाता है कि सबसे बड़ा हिस्सा लैंड रेवेन्यू से आता था। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता था। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल टैक्स था सॉल्ट टैक्स। नमक जैसी बेसिक चीज जो गरीब से गरीब आदमी भी खाता है, उस पर टैक्स लगाना और उसका प्रोडक्शन स्टेट मोनोपोली रखना, ये हाईली रिग्रेसिव था। इन्फोग्राफिक देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम थी, लेकिन टैक्स कंपोनेंट ह्यूज था। ये टैक्स सिस्टम इंडियन पेजेंट की कमर तोड़ रहा था। इसके साथ ही करेंसी का इशू भी इंपॉर्टेंट था। रुपये की वैल्यू गिर रही थी, डिवैल्यूएशन कंसर्न्स थे, जिससे ब्रिटिश इंपोर्ट्स महंगे हो रहे थे और इंडिया का डेट बढ़ रहा था। हर्शिल कमेटी 1893 और फाउलर कमेटी 1898 ने सिल्वर स्टैंडर्ड से गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ जाने की बात की, जो ब्रिटिश ट्रेड इंटरेस्ट्स को फेवर करता था, न कि इंडियन इकोनॉमी को। रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग करना, एक्वर्थ कमेटी 1921 भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बड़ा रिफॉर्म था। ओवरऑल पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया गया था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा निकाले, इंडियन रिसोर्सेज को ड्रेन करे और सारा बोझ आम भारतीय जनता, खासकर किसानों पर डाल दे। ब्रिटिश इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो वो होगी इंडियन ब्लड एंड इंडियन मनी फॉर ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट्स। ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के नीड्स के हिसाब से नहीं, बल्कि ग्लोबल इंपीरियल स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलती थी। उनका प्राइमरी फेयर था डिफेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम राइवल कॉलोनियल पावर्स, स्पेसिफिकली रशिया एंड फ्रांस। 19th सेंचुरी में द ग्रेट गेम चल रहा था, एक पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक कॉन्फ्रंटेशन ब्रिटेन और रशिया के बीच सेंट्रल एशिया में। इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज किया। मैप को देखो, इंडिया के अराउंड उन्होंने एक रिंग फेंस क्रिएट करने की कोशिश की। अफगानिस्तान, तिब्बत और बर्मा
ये सब बफर स्टेट्स थे। क्यूरियस, बफर स्टेट क्या होता है? ये दो बड़ी ताकतों के बीच का एक न्यूट्रल जोन होता है। अगर रशिया अटैक करे तो पहले अफगानिस्तान में लड़ाई होगी और इंडिया सेफ रहेगा। यानी इंडिया की सेफ्टी के लिए पड़ोसी मुल्कों को शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज किया गया। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में दो मेजर अप्रोचेस थी। पहली थी मास्टरली इनएक्टिविटी 1864 टू 1869, जो जॉन लॉरेंस ने फॉलो की। उनका मानना था कि अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करो, बॉर्डर्स पर वॉचफुल रहो लेकिन अग्रेसिव मत बनो। ये लो रिस्क अप्रोच थी। लेकिन जब रशिया सेंट्रल एशिया में आगे बढ़ने लगा तो ब्रिटिश पैरानोया बढ़ गया। यहां से पॉलिसी शिफ्ट हुई फॉरवर्ड पॉलिसी 1876 टू 1880 की तरफ, जो लॉर्ड लिटन ने पुश की। लिटन का मानना था कि रशिया को रोकने के लिए हमें अग्रेसिव होना पड़ेगा और अफगानिस्तान को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम एक साइंटिफिक फ्रंटियर एस्टैब्लिश कर सकें। पेंडुलम डायग्राम ये शिफ्ट क्लियर दिखाता है। मास्टरली इनएक्टिविटी आई सिंबल से फॉरवर्ड पॉलिसी स्वॉर्ड सिंबल की तरफ मूवमेंट। लिटन और बाद में कर्जन ने एक्टिव डिप्लोमेसी और अग्रेशन यूज किया। उनका एम था रशियन इन्फ्लुएंस को कंप्लीटली एक्सक्लूड करना। इस चक्कर में इंडिया के रिसोर्सेज ड्रेन हुए और हमें अननेसेसरी वॉर्स में धकेला गया। ये पॉलिसीज इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कम और ब्रिटिश एम्पायर की ग्लोबल हेजिमनी मेंटेन करने के लिए ज्यादा थी। बफर स्टेट्स को क्रिएट करना और मेंटेन करना इंडियन ट्रेजरी पर एक भारी बोझ बन गया था। फॉरेन पॉलिसी के जो कॉन्सेप्ट्स हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए, बफर स्टेट्स और फॉरवर्ड पॉलिसी, उनका प्रैक्टिकल आउटकम था एंडलेस वॉर्स और फ्रंटियर एक्सपेडिशंस। ब्रिटिशर्स अपने पड़ोसियों के साथ कभी शांति से नहीं रहे, क्योंकि उन्हें हर जगह इंपीरियल थ्रेट दिखता था। सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है एंग्लो अफगान रिलेशंस। लॉर्ड लिटन की अग्रेसिव फॉरवर्ड पॉलिसी का रिजल्ट था सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878-80। इस वॉर का मकसद अफगानिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को कंट्रोल करना था। वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ गंदामक साइन हुई, जिसने अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ब्रिटिश कंट्रोल में ला दिया। इसके बाद 1893 में ड्यूरेंट लाइन ड्रॉ की गई इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री डिमार्केट करने के लिए। ये लाइन आज भी कंटेंशियस है, लेकिन उस वक्त ये ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए क्रूशियल थी। अब ईस्ट की तरफ देखें। बर्मा में ब्रिटिशर्स को फ्रेंच इन्फ्लुएंस का डर था। उन्हें लगा कि फ्रांस अपर बर्मा के थ्रू इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंच सकता है। इसलिए टीकवुड ट्रेड डिस्प्यूट को एक बहाना, प्रीटेक्स्ट बनाकर लॉर्ड डफरिन ने थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर 1885 लॉन्च किया और अपर बर्मा को एनेक्स कर लिया। ये प्योर तरह से एक इंपीरियल एक्सपेंशन था, ताकि स्ट्रेटेजिक पिंसर्स क्रिएट किए जा सकें। वेस्ट में अफगानिस्तान और ईस्ट में बर्मा, दोनों तरफ से इंडिया को सिक्योर करना। नॉर्थ में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर तिब्बत एक इशू बना। अफवाह थी कि रशिया तिब्बत में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। कर्जन, जो कि एक स्टॉन्च इंपीरियलिस्ट थे, उन्होंने यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन 1904 भेजा। ये एक मिलिट्री मिशन था जो लासा तक पहुंचा। इसने दलाई लामा को भागने पर मजबूर किया और ट्रीटी ऑफ लासा इंपोज की। इस ट्रीटी के थ्रू तिब्बत पर हैवी इंडेमनिटी लगाई गई और इंश्योर किया गया कि वहां कोई और फॉरेन पावर यानी रशिया एंटर ना कर सके। टाइमलाइन और रूट मैप को क्लोजली ऑब्जर्व करो। 1878, 1885, 1893, 1904 ये डेट्स दिखाती हैं कि कैसे लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स लगातार एक्सपेंशनिस्ट मोड में थे। इन सब वॉर्स का कॉस्ट किसने दिया? इंडियन टैक्स पेयर्स ने। इन एक्सपेडिशंस में सोल्जर्स कौन थे? मोस्टली इंडियंस। ब्रिटिश इंपीरियल पेरिफेरी को सिक्योर करने के लिए इंडियन लाइव्स और मनी का मैसिव वेस्टेज किया गया। ये स्ट्रेटेजिक पिंसर्स इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए कम और ब्रिटिश प्रेस्टीज और रशियन फोबिया को सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा थे। इन मूव्स ने फ्रंटियर्स तो सिक्योर कर लिए, लेकिन इंडिया के फिनेंसेस को ड्रेन कर दिया। ब्रिटिश इंडिया का मैप देखें तो वो दो रंगों में दिखता है, लाल ब्रिटिश प्रोविंसेस और पीला प्रिंसली स्टेट्स। स्लाइड का मैप क्लियर दिखाता है कि प्रिंसली स्टेट्स पूरे इंडिया में बिखरे हुए थे, जैसे आर्किपेलागो ऑफ ऑटोक्रेसी। 1857 के बाद ब्रिटिश पॉलिसी प्रिंसली स्टेट्स के लिए ड्रास्टिकली चेंज हुई। पहले कंपनी का एम था एनेक्सेशन, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लेकिन 1857 के रिवोल्ट में प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। उन्होंने ब्रेक वाटर टू द स्टॉर्म का काम किया था। इसलिए क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 ने एनेक्सेशन की पॉलिसी को परमानेंट स्टॉप लगा दिया। नई पॉलिसी थी पैरामाउंटसी और सबऑर्डिनेट यूनियन। इसका मतलब समझना जरूरी है। अब प्रिंसली स्टेट्स को एम्पायर का पार्ट माना गया।
लेकिन वो सॉवरेन नहीं थे। क्राउन सुप्रीम था, पैरामाउंट, और प्रिंसेस उसके सबऑर्डिनेट। ब्रिटिशर्स ने उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करना शुरू कर दिया, जिसे कर्जोनियन पॉलिसी में देखा गया, जहां प्रिंसेस को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंट माना जाता था। बड़ौदा केस इसका एग्जाम्पल है, जहां गायकवाड़ को मिसकंडक्ट के लिए हटा दिया गया। साइक्लिकल इवोल्यूशन डायग्राम देखो। फेज 1 प्री 1857 में पॉलिसी रिंग फेंस थी, उन्हें अलग रखो। फेज 2 पोस्ट 1858 में ये सबऑर्डिनेट यूनियन बन गई, उन्हें एम्पायर में इंटीग्रेट करो पर सबऑर्डिनेट रखो। फेज 3 1921 ऑनवर्ड्स में पॉलिसी कोऑपरेशन की तरफ गई। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को इंडियन नेशनलिज्म, कांग्रेस से डर लग रहा था। उन्हें लगा कि प्रिंसेस को नेशनलिस्ट्स के खिलाफ यूज किया जा सकता है। इसलिए 1921 में चेंबर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल बनाया गया, जो एक कंसल्टेटिव बॉडी थी। लेकिन सबसे चालाक मूव था बटलर कमेटी 1927। जब नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हो रहा था, प्रिंसेस डर गए कि अगर कल को इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो उनका क्या होगा। बटलर कमेटी ने वर्डिक्ट दिया कि प्रिंसेस का रिलेशन सीधा ब्रिटिश क्राउन के साथ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नहीं। इसे बटलर्स वेज कहा जाता है। इसने लीगल तौर पर टू इंडियाज क्रिएट कर दिए। इसका एम था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर भी जाएं, तो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ इंटीग्रेट ना हो सकें। ये एक डीप कंस्पिरेसी थी ताकि फ्यूचर यूनाइटेड इंडिया को रोका जा सके। पैरामाउंसी मस्ट रिमेन पैरामाउंट, यानी ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी एब्सोल्यूट रहेगी। ये पॉलिसी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें इंडियन नेशनलिज्म के अगेंस्ट एक बैरियर की तरह यूज करने के लिए थी।